पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। इससे बड़ा कोई एविडेंस हो नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि 80% केस में आज की तारीख में यह आता ही है कि उसने पोर्नोग्राफी देखी और रेप किया। जैसे बंगाल का आरोपी है, उसके भी फोन में निकला। अभी एक इंसिडेंट आया था बच्चे का कि एक बच्चे ने रेप डिस्कस कर रहे थे क्लास में, अभी जस्ट थोड़ी दिन पहले का था। तो ये एक इंडिकेशन था। जो गंदगी परोसी जा रही है ओटीटी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये देश को खत्म कर देगी, देश के चरित्र और संस्कृति को खत्म कर देगी। और उसके चिन्ह मुझे कई सालों से दिख रहे हैं। फिल्में जब पहले आती थी, एक जिस्म नाम की फिल्म आई थी 2004 के अंदर, बिपाशा बसु की फिल्म थी। उस टाइम पे मेरे पहली बार विचार आया था कि इस टाइप का अगर परोसा गया तो फिर हमारी हालत क्या होगी। हम चाहे सोशल मीडिया की बात करें कि जो अंडर एज बच्चे हैं, उनका काफी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ कि वो लोग काफी ऐसे एडल्ट सिटी और फेक आईडीज बना के ऐसी चीजों को काफी सर्च किए। अभी हरियाणा सरकार ने टैबलेट्स दी थी बच्चों को पढ़ने के लिए विद इंटरनेट कनेक्शन। थोड़े दिन के बाद सर्वे किया सरकार ने, फिल्टर्स थे पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, उसको तोड़ दिए थे उन्होंने, और वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे बच्चे। ये देश का समय बड़ा खतरा है। रेप का एक सर डेटा कहता है कि जो 95% रेप हैं वो उनके नॉन पर्सन ही करते हैं। हाँ। या तो उनके कलीग हो गए, या तो उनके क्लासमेट हो गए, या तो उनके उसमें एक में तो एक बड़े उम्र के आदमी ने छोटी बच्ची पे रेप किया और पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया। उसके आंख में आंसू आ गए, मेरे आंख में भी आंसू। या हम तो कभी कभी इंसिडेंट देखे हमको तो कभी रात को रोना आता है। देश का क्या होगा। इसके अंदर बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। सनी लियोन ये पॉर्न एक्ट्रेस थी, इसको लेजिटिमेसी किसने दी? अभी रणवीर सिंह ने एक ऐड की थी, जॉनी सिंस नाम का एक पॉर्न स्टार है हॉलीवुड का, उसके साथ सेक्स पिल की ऐड थी, कौन प्रमोट कर रहे हैं। वही सेमी पॉर्न भी बड़ा खतरनाक है। देखिए, एक तो है सिंपल पॉर्न, दूसरा है कि आप ससुर बहू का व्यभिचार दिखा रहे हो। तो आप तो घर में ही गंदगी डाल रहे हो। कल उठ के ये देख देख के अगर ससुर का अगर नजर बिगड़ गई बहू पे, या देवर की भाभी पे बिगड़ गई, या भाभी की देवर पे बिगड़ गई, तो क्या कौन जवाबदार है उसका? कुछ चीजें ऐसी होती है सर, जैसे काफी, चाहे नशे को लेके हो या व्यसन को है, वो नेसेसिटी नहीं है। वो करने वाले को भी मालूम होता है कि इसके दुष्परिणाम है, इसका बुरा प्रभाव है, बिल्कुल, लेकिन वो उसमें एडिक्टेड होता है। समझो आप पॉर्न देख रहे हो, कल से बंद हो जाए तो क्या आप क्या बेहोश हो जाओगे, हॉस्पिटल में चले जाओगे? बिल्कुल नहीं होगा। वो आदत आपके 2-4 दिन में आप प्लान पे आ जाओगे बिल्कुल एकदम। आप देखिए, नया एक दौर शुरू हुआ है जिसमें छोटे बच्चे छोटी बच्चियों पे रेप कर रहे हैं। 12 साल का लड़का कर रहा है 8 साल की लड़की पे। 15 साल का लड़का, अभी आंध्र प्रदेश के अंदर 3 लड़कों ने एक 8 साल की लड़की पे रेप किया और मार के उसको फेंक दिया, जिससे श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री पवन कल्याण हल गए थे बिल्कुल। अगर हमें ये कहा जा रहा है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, हम विकसित भारत या महान देश 2037 में ही बन जाएंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश बनेंगे? Arjika rape and murder case. Child pornography said it is a crime under the POCSO Act. ओडिशा की लड़की के साथ गैंगरेप की खबर आ रही है कि भाई पोर्न साइट पर को रोक लगवा दीजिए। They watched porn, they brutally raped the 5-year-old girl. इस बार फिर से एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। Shocking incident of gang rape. Porn is to blame for the rising number of rape and molestation cases in the country. नमस्कार दोस्तों, द रियल हीरोज के आज के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, लेखक और राष्ट्रवादी विचारक, जो कि अभी एक बहुत ही अच्छे मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे देश की संस्कृति को बचाने का, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि ओटीटी, सोशल मीडिया और कई ऐसे माध्यम से एक छोटा छोटा सा एक कहते हैं ना कि कंटेंट पॉइजन हमारे पास परोसा जा रहा है। और उसमें जो विकृतियां हैं, जो दोष हैं, उन सारे चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही अच्छे मुहिम के साथ, सांस्कृतिक रक्षा के मुहिम के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आज हम उनके विचारों को जानेंगे और उनसे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो नमस्कार। और इनकी एक खास विशेषता है कि ये भूतपूर्व हमारे सेंट्रल आरटीआई कमिश्नर रह चुके हैं भारत सरकार के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा इनके एक एक्सपीरियंस है, एक नॉलेज है, जो हमारे युवाओं को और हम सबको सीखने के लिए मिलेगा। तो आज मेरे लिए भी एक बहुत ही अच्छा लर्निंग का पॉडकास्ट रहेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे भी जानने के लिए मिलेगी। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपका अनुभव और जो आपकी उम्र है काफ़ी बड़ी है, और हम लोग अभी जस्ट बच्चे हैं। और एक कहते हैं ना, ये दुस्साहस भरा प्रयास है कि आपके साथ बैठ के और आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आज का मुहिम है और जो आपके पीछे का है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, मैं मेरी जीवन यात्रा जी। इंडियन एक्सप्रेस से शुरू की थी। इंडियन एक्सप्रेस जी। न्यूज़पेपर से, फिर मैं कुछ ही सालों के अंदर मैं इंडिया टुडे में आ गया। इंडिया टुडे के अंदर मैं करीबन 33 साल रहा। बाद में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुझे आरटीआई कमिश्नर बनाया। जी। दूसरी मेरी जो एक थोड़ी सी एक एक्सपर्टाइज है, वो है
श्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस पे, जिसपे मैंने 2 किताबें लिखी हैं, सेंटर स्टेज, इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, और उनका प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 3 साल के बाद एक किताब लिखी थी, मार्चिंग विद ए बिलियन। मेरी जो सेंटर स्टेज किताब है वो एकमात्र किताब है उनके गुजरात के कार्यकाल पे। ऐसी संपूर्ण किताब एक भी नहीं है। मैं इतिहास में भी रुचि रखता हूँ, अपने आप को इतिहासकार भी कह सकता हूँ। एक छत्रपति शिवाजी पे मेरी एक बहुत अच्छी पकड़ है, एक नया विजन दिया है मैंने उन पे। वीर सावरकर पे भी मेरी अच्छी पकड़ है, जिन पे मैंने किताब लिखी है, मैंने और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित ने। जी वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे। जी ये पुस्तक जो है, ये वीर सावरकर को हम क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। ये पुस्तक अलग पुस्तक है। ये पहली पुस्तक है जो ये साबित कर देती है कि वीर सावरकर जो हैं वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस हैं। क्योंकि जो भी आपत्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके आई भारत पे गए 70-75 सालों में, सबकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी, समझा। और वर्तमान में जो मुहिम है, जिसमें मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है, और एक देखिए जीवन में कुछ काल ऐसे होते हैं, देखिए आपने, मैं इंडिया टुडे में था, जो भी मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी राष्ट्रवादी विचारों के लिए, है ना। हर कार्यकाल मुझे ठीक रहा। आरटीआई के अंदर मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। 3 साल के कार्यकाल में मैंने 14,400 अपील डिस्पोज की, समझे। ये रिकॉर्ड है, 18 साल की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। लेकिन अभी का जो अभियान है, इसका आनंद कुछ और है। देखिए जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम देश को क्या दे सकते हैं। तो मेरा आरटीआई का कार्यकाल पूरा हुआ, उसी टाइम पे, कार्यकाल के टाइम दौरान ही मुझे ये लगता था कि जो गंदगी परोसी जा रही है ओटीटी, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये देश को खत्म कर देगी, देश के चरित्र और संस्कृति को खत्म कर देगी। और उसके चिन्ह मुझे कई सालों से दिख रहे हैं। ओटीटी, सोशल मीडिया, ये तो अभी आया है, लेकिन फिल्में जब पहले आती थी, एक जिस्म नाम की फिल्म आई थी 2004 के अंदर, बिपाशा बसु की फिल्म थी, उसके अंदर भी काफी गंदे शॉट्स थे, अश्लीलता वाले, है ना। तो उस टाइम पे मुझे पहली बार विचार आया था कि इस टाइप का अगर परोसा गया तो फिर हमारी हालत क्या होगी। वो विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वो कहीं धूल में तो नहीं मिल जाएगा। उस टाइम पे प्रयत्न मैंने किया था एक राष्ट्रवादी फोरम में उठाने का इसको, मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिला था कि आगे ज्यादा बात बढ़ नहीं पाई। दूसरा मेरा इसको देखने का तरीका ये है कि ये जो गंदगी आ रही है, ये एक राक्षस है, एक असुर है, जो हर एक के घर में घुस रहा है या घुस चुका है। वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, समझा। तो ये सबको प्रभावित कर रहा है। मेरे पास ये विजन करीबन 20 साल पुरानी है, लेकिन सफलता मुझे नहीं मिली। 2022 के अंदर मेरे एक साथीदार हैं, मेरे दोस्त हैं, गुरुदेव श्री रविशंकर के बहुत खास व्यक्ति हैं। उनको मैंने घर पे बुलाया जब मैं कमिश्नर था। मैंने कहा कि ये तो जो आ रहा है बड़ा खराब है, मैं तो मानता हूँ इससे रेप भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं भूल जाऊं उसके पहले, मुझे एक व्यक्ति ने सपोर्ट किया, वो थे रामदेव स्वामी। स्वामी रामदेव, योगा गुरु श्री रामदेव ने मुझे इसमें काफी सपोर्ट किया पहले भी। बाद में इनको मैंने बुलाया, मैंने 2022 के अंदर, हमारी चर्चा हुई करीबन 2 घंटा, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बॉलीवुड और इन शक्तियों का प्रभाव इतना है लोगों पे, हम ये कहेंगे कि संस्कृति खतरे में है तो युवा सुनने को तैयार नहीं है, बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इससे रेप प्रभावित हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो शायद लोग सुनेंगे। तो थोड़ा एक टॉपिक बनता है। तो हमने फिर इसको पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि हम जहां भी हम जाएंगे, हम इसका, एक तो हमने पहले एविडेंस इकट्ठा किया, हम कम से कम 8 स्टडीज हमने इकट्ठा की। उसमें टेड बंडी की स्टडी है। टेड बंडी अमेरिका के सबसे बड़े रेपिस्ट किलर थे, है ना। 30 औरतों पे बलात्कार करके उनको मार दिया था, और फ्लोरिडा जेल में उसको 1989 में उसको मौत की सजा हुई थी। सजा होने के कुछ दिन पहले उसने एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि मैं अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ था, अच्छी तरह में पला बड़ा, पर मुझे पोर्नोग्राफी देखने की आदत पड़ गई, और पोर्नोग्राफी देखने के बाद में मुझे, जब मैंने पहला रेप किया, एविडेंस मिटाने के लिए उस औरत को मुझे मार देना पड़ा, और बाद में मेरी आदत बन गई। फ्लोरिडा जेल आने के बाद में यहाँ पे भी बलात्कार के आरोपी हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे यही कहा कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। इससे बड़ा कोई एविडेंस हो नहीं सकता। दूसरी और 6-7 स्टडीज है हमारे पास में, और बाद में जो पेपर में रिपोर्ट्स आती हैं आप देखें, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखें रेप केसेस के, मैं मानता हूं कि 80% केस में आज की तारीख में यह आता ही है कि उसने पोर्नोग्राफी देखी और रेप किया। जी सर। जैसे बंगाल का आरोपी है, उसके भी फोन में निकला। जी, अभी जो एक बंगाल में डॉक्टर के साथ जो बड़ा केस हुआ था, उसका भी एक लिंक था पोर्नोग्राफी से। नहीं, 80% में तो मानता हूं, रोज आते रहते हैं। आप देखिए नया एक दौर शुरू हुआ है जिसमें छोटे बच्चे छोटी बच्चियों पे रेप कर रहे हैं। जी सर।
12 साल का लड़का कर रहा है 8 साल की लड़की पे, 10 साल का लड़का कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है 5 साल की लड़की पे करने का, 15 साल का लड़का। अभी आंध्र प्रदेश के अंदर 3 लड़कों ने एक 8 साल की लड़की पे रेप किया और मार के उसको फेंक दिया, जिससे श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री पवन कल्याण हल गए थे बिल्कुल। ऐसे इंसिडेंट रोज हो रहे हैं, कुछ का रिपोर्टिंग हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा। देखिए गंभीर परिस्थिति कितनी है इसका अंदाजा इससे लगाइए आप कि गए 4 महीने में भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो ऐसे 7 केस है रिपोर्टेड, बाप ने बेटी पे किया हो ऐसे 2 हैं जो मेरे ध्यान में है, और भी हो सकते हैं। जी ये तो जो पेपर में आता है वही आपको बता रहा हूं मैं। जी जी और एक केस इतना घिनौना है जिसमें एक पुरुष ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी माँ पे बलात्कार किया। अब ये परिस्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। सेमफुल है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हमें कोई ये कह रहा है कि हम विश्व गुरु देश को बनाएंगे, और इस पे अगर स्टेप नहीं ले रहा है तो वो बात ठीक नहीं है। समझे आप जिस तरीके से हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। देखिए रेप तो इसका एक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, शादी उपरांत, विवाह उपरांत संबंध, कई इसकी विकृतियां हैं। इस विकृतियां जो फैल रही है, देखिए आप जो बड़ी सिटीज में जाएंगे जी इसको आपको कहीं ना कहीं इसके चिन्ह मिलेंगे। आप ओटीटी ने तो बिल्कुल गदर मचा दिया है। ओटीटी में देखिए, ओटीटी ने एक नया एंगल जो डाला है, इंसेस्ट बेस्ड सेक्स, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी और देवर का व्यभिचार, सास और जमाई का व्यभिचार, ऐसी फिल्में आती रहती है। काफी सजेशंस में भी आते हैं, promote भी 800 ओटीटी प्लेटफॉर्म है, 800-900 उसमें से ज्यादातर में ये सब आता है। अच्छा, इसको देख के कई सारे एप्स फूट निकले जो अच्छी अच्छी एक्ट्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाते। जी। तो मेरी जानकारी ऐसी है कि वो वेश्याओं को हायर करते हैं। दिल्ली में उनका सेंटर है मीरठ। मीरठ के अंदर फ्लैट्स में स्टूडियो बने हुए हैं। एक एक फोटोग्राफर को वो लोग 10 से 14 हजार तक ऑफर करते हैं, 15 हजार तक ऑफर करते हैं, कई 12 हजार देते हैं, करके इसको रिलीज करते हैं। समझे आप? अच्छा, ओटीटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ओटीटी में एक सेल्फ रेगुलेशन। इसके अंदर बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। सनी लियोन ये पॉर्न एक्ट्रेस थी, जी इसको लेजिटिमेसी किसने दी? बॉलीवुड ने दी, बॉलीवुड ने दी। सलमान खान ने दी, जी कई दूसरे स्टार से उन्होंने दी। इसके बाद में अभी रणवीर सिंह ने एक ऐड की थी, जॉनी सिंस नाम का एक पॉर्न स्टार है हॉलीवुड का, उसके साथ जी सेक्स पिल की ऐड थी। कौन प्रमोट कर रहा है? बॉलीवुड ही। और लेकिन जो सभ्य समाज है, उस समाज में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनका ध्यान भी इस पे केंद्रित होना चाहिए। ऐसी मेरे सभ्य समाज से और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मेरी एक ये अपील है। रणवीर सिंह है, इनको श्री मुकेश अंबानी के उसमें न्योता था, अपने जो अनंत अंबानी जी का जो हुआ वेडिंग में। जामनगर के अंदर, जी। है ना? बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं। शायद उनका लक्ष्य इस पे ना हो, लेकिन मैं उनका लक्ष्य इस पे खींचना चाहूंगा। उस टाइम पे मैंने एक ट्वीट किया, उनको न्योता था वहां पे अनंत अंबानी के सेलिब्रेशंस के अंदर। तो मैंने ट्वीट किया कि सभ्य समाज की ये जवाबदारी है कि पॉर्न कल्चर को बढ़ावा न दे। मुझे खूब आनंद होता अगर श्री मुकेश अंबानी परिवार रणवीर सिंह की इस एड के बाद हॉलीवुड पॉर्न स्टार के साथ उनको न्योता न देता या न्योता वापस खींच लेता। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर हमें ये कहा जा रहा है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे और इस पे हम स्टेप नहीं ले रहे, तो वो मामला बिगड़ा हुआ है। और जो पॉलिटिकल क्लास है उसका भी ध्यान इस पे कम है। थोड़ी सफलताएं मिली है हमको, ऐसा नहीं है। गए साल सरकार ने 18 ऐप बैन किए, अभी रिसेंट में ये 18 ओटीटी बैन किए और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स। नहीं, काफी टाइम हो गया इसको, अब तो जी 10 एक महीने हो गए। जी फिर एक ऑल्ट की एक फिल्म थी एकता कपूर की, उसका वो फिल्म थी 3X सीजन्स की, एक वो थी 2020 की, जिसके अंदर बड़ी घिनौनी फिल्म थी, जिसमें एक पुरुष है जो व्यभिचार कर रहा है सीन के साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ और अपनी भाभी के साथ, सीन के साथ। इस पे हमने जो सेल्फ रेगुलेशन है ओटीटी का, उसमें हमने कंप्लेंट की थी। हमारे मेरे एक सहयोगी हैं, बहुत बड़े सहयोगी हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसके अंदर वो, और बॉलीवुड की गंदगी को उन्होंने एक्सपोज करने का बहुत बड़ा काम किया है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं, संजू नेवर जी। उनके साथ में एक स्वती गोयल शर्मा है, जानी मानी पत्रकार, वो भी है। संजीव जी ने कंप्लेंट की थी और मेरे को साथ मिलेगा, ऑनलाइन उसका हियरिंग था। इसमें जस्टिस AK सिकरी इसके चीफ जस्टिस है और इसमें 5 इसके मेंबर हैं। उसमें एक मेंबर जो है रंजना जी भट्टाचार्य, वो तो इसमें से रिजाइन कर चुकी हैं। क्यों? उल्लू ऐप एक आता है, उल्लू ऐप के अंदर इतनी गंदगी आती है कि उल्लू ऐप के सामने हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन जो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिए, तो उन्होंने एक तरीके से प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया। लेकिन बाकी 5 मेंबर बने हुए, 6 मेंबर थे पहले। 5 में सुहासिनी मणिरत्नम है, मणिरत्नम जी की धर्मपत्नी, जाने माने डायरेक्टर। तो हियरिंग शुरू हुआ तो जो एकता कपूर की जो वकील है ऑल्ट की, उन्होंने मेरा विरोध किया कि भाई ये कंप्लेंट तो संजीव नेवर जी ने की हुई है,
तो आप इनको श्री उदय मावरकर के क्यों ला रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं एक पूर्व आरटीआई कमिश्नर हूँ भारत का, एक जवाबदार व्यक्ति हूँ, जाना माना पत्रकार रहा हूँ, जाना माना लेखक रहा हूँ, तो आपको क्या आपत्ति है? अगर आपको छुपाना नहीं है तो आपको आपत्ति क्या है? तो सिकरी साहब ने उसको ओवररूल कर दिया, उनके ऑब्जेक्शन। थोड़ी मीठी चला हियरिंग। मैंने इनके इतना ही पूछा उनको, जो 5 मेंबर्स और सिकरी साहब को, मैंने कहा ये जो फिल्म है ये आपकी प्रपौत्र या आपके बेटे को आप दिखा सकते हो? आपके फैमिली के साथ आप इसको देख सकते हो? मुझे हाँ के नामे जवाब चाहिए। कोई हाँ के नामे जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने ये कहा कि आपने जो लिखा है वो हमने पढ़ लिया है। और उन्होंने हमारे फेवर में जजमेंट दिया, उस सीरीज को विड्रॉ करने का आदेश दिया, जबकि उनकी वकील तैयार नहीं थी। उनकी वकील ये कह रही थी कि ये तो एक ड्रीम शॉट था फिल्म के अंदर। आप दिखा रहे थे फिल्म के अंदर व्यभिचार करते हुए और सेक्स करते हुए दिखा रहे थे, आप सिम दिखा रहे थे। तो ड्रीम प्लॉट हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। तो पहले तो काफी पहले तो एक बार संजीव नेवर को उन्होंने धमकी भी दी कि भाई हम आप पे डिफेमेशन केस कर सकते हैं, इस टाइप की उनको एक इनडायरेक्टली कहा गया। लेकिन बाद में जब सिकरी साहब ने जब एक स्ट्रांग रूलिंग दिया तो उनको विड्रॉ करनी पड़ी वो सीरीज। लेकिन छोटी सी विक्ट्री है वो। एक बार नेट के अंदर एक बार आ गया ऑनलाइन के जमाने में, तो कोई विड्रॉ थोड़ी होता है। उन्होंने विड्रॉ कर लिया होगा अपने उससे। दूसरा, उल्लू ऐप जो है उसमें इतनी गंदगी है, इसका आप विचार नहीं कर सकते। ये ऑल से भी बदतर है। तो उल्लू ऐप जो है, एक विभू अग्रवाल करके चलाते हैं उल्लू ऐप, वो एक आईपीओ लेके आने वाले थे लास्ट ईयर 160 करोड़ का। उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर करीबन 100 करोड़ का था, लास्ट ईयर का, और करीबन 150 डाउनलोड है उनके। कितना आपका बिगड़ चुका है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमने उसमें कंप्लेंट की अलग अलग सरकारी बॉडियों को, उसमें इनको अपने सेबी को की, हमने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में की। हमने ये कहा कि भाई इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस जो दिया है कि हम एंटरटेनमेंट कंपनी, ऐसा नहीं है, ये पॉर्न बनाने वाली कंपनी है, सेमी पॉर्न बनाने वाली कंपनी है। वही सेमी पॉर्न भी बड़ा खतरनाक है। देखिए, एक तो है सिंपल पॉर्न, और दूसरा है कि आप ससुर बहू का व्यभिचार दिखा रहे हो, तो आप तो घर में ही गंदगी डाल रहे हो। कल उठ के देख देख के अगर ससुर का अगर नजर बिगड़ गई बहू पे, या देवर की भाभी पे बिगड़ गई, या भाभी की देवर पे बिगड़ गई, तो क्या कौन जवाबदार है उसका? एक जो सांस्कृतिक बंधन है हमारे बीच में शुरू से, हाँ, वो कहीं ना कहीं खत्म होता है ऐसी चीजों को देख के। हाँ रोज आता रहता है ये। वो समय बड़ा खतरा है कि बच्चों के फोन पे आता है ये। अभी हरियाणा सरकार ने टैबलेट्स दी थी बच्चों को पढ़ने के लिए विद इंटरनेट कनेक्शन। थोड़े दिन के बाद सर्वे किया सरकार ने, तो ये जाना कि उन्होंने जो फिल्टर्स थे पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, उसको तोड़ दिए थे उन्होंने, और वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे बच्ची। तो ये देश का समय बड़ा खतरा है। जहां से ये गंदगी आ रही है उस नल को बंद करना पड़ेगा। असल एक और सफलता हमको मिली। सफलता क्या कहूंगा, एक आंशिक सफलता कहूंगा। सरकार एक ड्राफ्ट बिल लेके आई थी ब्रॉडकास्टिंग का, जो काफी लूला टाइप का था। उसके अगेंस्ट में हमने खूब कैंपेन किया। हमने सबको लेटर लिखे। हमने अश्विनी वैष्णव जी को लिखे हैं, आईबी सेक्रेटरी को लिखे हैं, आईएनबी सेक्रेटरी को लिखे हैं, हमने मीटी सेक्रेटरी को लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, आईटी वाले, समझा। और सबने एविडेंस के साथ हमने सबका कर लिया है, सबने सबका रिसर्च कर लिया है। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स इतना गंदा था आप सोच नहीं सकते। ट्विटर ने अलाउ कर दिया। एलन मस्क बोलते कि मैं वोकिज्म के अगेंस्ट में हूँ, उन्होंने पोर्नोग्राफी अलाउ कर दी। ये एक बहुत ही मतलब इंडिया के लिए तो बहुत ऐसी चीज है हाँ, कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ओपन पोर्नोग्राफी अलाउ कर रहा है, और यहाँ पे चीजें चल रही है, एक्सेस। देखिए ऐसा है कि चैलेंज क्या है कि हमने महान देश या विकसित भारत बनने का एक लक्ष्य रखा है 2047 में। ये हमको ये विजन दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने देश का बहुत बड़ा काम किया है। 10 साल के अंदर मैं मानता हूं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अनेक गुना प्रगति भारत ने न की, पर यह समय बड़ा रोड़ा है भारत के साथ। इसमें तो जो हम थे वो भी नहीं रहे हैं। देखिए ऐसा है, प्रश्न यह है कि हम विकसित भारत या महान देश 2047 या 2037 में ही बन जाएंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश बनेंगे? ये चीज हमको एड्रेस करनी पड़ेगी। हमने अभी एक पुलिस कंप्लेंट की है ऑल्ट के सामने, नेटफ्लिक्स के सामने, एक्स के सामने, दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। और दिल्ली पुलिस का मैं तो बहुत ही मतलब मुझे काफी दुख हुआ। मेरे को तो दिल्ली पुलिस ने अभी तक जवाब दिया ही नहीं है। आरटीआई के थ्रू मैंने पूछवाया, जब कोई को आरटीआई लगवाई मैंने, तो वहां उन्होंने उसको लिंक कर दिया कोई एक पुराने केस से। बोला ये तो एफआईआर बनती नहीं है। देखिए सरकार किससे प्रभावित है, किसके विचारों से? डॉक्टर हेडगेवार, सावरकर, गुरु गोलोलकर, नेताजी बोस, महात्मा गांधी, कई महान भगत सिंह। तो आप जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक विजन लेके निकले हो, तो आपको इसको रोकने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आज ये भिन्न विचार वाले लोग जो विचारों की लड़ाई लड़े, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कई नेता, लोकमान्य तिलक, गोखले, ये सभी नेता
आज अगर होते, सब मतभेद भूल के इसके सामने लड़ रहे होते। बिल्कुल सर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, बड़ा मुझे दुख है उस बात का, कि पोर्नोग्राफी पे हम अगर अंकुश लगाएंगे तो युवा हमारे विरुद्ध हो जाएगा। बड़ी छोटी सोच है ये। बिल्कुल। गंदगी में कोई लथपथ हो रहा है, उसको रोकना आपका काम है, कि ये क्या कि भाई इसको गंदगी में मजा आ रहा है, इसको करने दो। और ये एक सर व्यसन है, कोई भी व्यसन जो भी करता है, करने वाले को भी ये पता होता मेरी है बात कि ये गलत सुनिए, है। आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले पोर्नोग्राफी नहीं थी। जी। 40 साल पहले लोग जी रहे थे। बिल्कुल जी रहे थे। आज दुबई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, वहां पे अंकुश है इस पे। थोड़ा कुछ आ जाता है, लेकिन अंकुश है, 80% अंकुश है। जो भारत में आ रहा है उसके मुकाबले वहां 20% ही आता है या 10% ही आता है। जी। तो मेरा ये कहना है कि 10 साल में हमने माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कई प्रतिज्ञा ली कि हम इस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे, इस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे, दुनिया के हम नंबर 1 देश होंगे, है ना। एक और प्रतिज्ञा हम लें कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। ये मेरा लक्ष्य है। ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। अगर हम इस प्रतिज्ञा को सही से निभा ले तो बाकी सब चीजें तो अच्छा, और जल्दी हो टेक्नोलॉजी जाएंगी। का जहाँ तक सवाल है, मैंने कई टेक्नोलॉजी वाले से बात की, इसमें टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है। लोग बोलते हैं कैसे रोकेंगे इसको, कैसे रोकेंगे। मेरा आत्मबल ये कहता है कि हम इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे रोका नहीं जाए। हाँ, इसमें क्योंकि आप प्रभाव में उन लोगों से जो ये बना रहे हैं। अभी ओटीटी का रेगुलेशन की बात की सरकार ने, हमारे मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि ओटीटी रेगुलेशन की बात उन्होंने मार्केट में रखी है। और अभी बीच में श्री अश्विनी वैष्णव जी तो बोले भी इस पे कि इस पे अंकुश लगाना पड़ा है, बड़ा गंदा आ रहा है, समझा ना। ओटीटी वाले सब एक हो गए कि हमको रेगुलेशन नहीं चाहिए। क्यों? गंदा परोस के पैसे कमाना है। मुझे दुख जब हुआ, जब मैंने देखा कि रिलायंस जियो भी उनके साथ जुड़ गया। मैंने फिर से ट्वीट किया श्री मुकेश अंबानी जी को अपील करते हुए कि आप देश के रोल मॉडल हो। आपके पिताजी ने इतनी बड़ी परंपरा कायम की, कई लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, शेयर मार्केट में लेते हैं, बिजनेस मॉडल के रूप में लेते हैं। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए, अगर आपको अपने आप को इन लोगों से अलग करना चाहिए। दूसरा, हम एक नई अभी लड़ाई शुरू करना चाह रहे हैं। लड़ाई तो क्या कहूंगा, एक अभियान, कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है फोन वाले, जी। रिलायंस जियो जैसे, ये लोग भी परोसे देते हैं। उनका जो पैकेज आता है उसके अंदर होता ही है कि ओटीटी इतने प्लेटफॉर्म फ्री देंगे। हाँ। ये भी हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। लेकिन हमारा विजन स्पष्ट है, इसको रोकना है, इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है, युवाओं को तैयार करना है, माँ बाप का इसमें रोल है, टीचर का रोल है। लेकिन हमारी जो विजन है इसको कैसे रोक सकते हैं, एक हमारी बड़ी कठोर विजन है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर देश में आत्मबल है अच्छा काम करने के लिए, तो वो हर चीज संभव है। हम ये करेंगे कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड आए, जो तय करे मर्यादा सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। कपड़ों की इसके लिए कि अब देखा जा रहा है कि कई युवा युवा जो हैं वो बिल्कुल कम से कम वस्त्रों में बाहर निकलते हैं ओपनली। उन्होंने कहा कि आप वस्त्रों की बात मत करिए। मैंने कहा अब करनी पड़ेगी। अब सिर्फ स्कर्ट तक, लो स्कर्ट तक नहीं रह गया मामला, उससे आगे बढ़ चुका है, समझे आप। तो कनेक्शन है। गरिमापूर्ण परिधान की बात भी हमें करनी पड़ेगी। तो हमने ये कहा है कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड तय करे, एक कमेटी बने उसमें जो तय करे मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म में सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और अपने प्रियम्बल में यह कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया, जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक ने नहीं किया, मोहम्मद तुगलक ने नहीं किया, औरंगजेब ने नहीं किया, उससे भी ज्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हो इस टाइप का परोस के। हजारों साल की संस्कृति जो कई सालों जिसने मुस्लिम आक्रमणकार भी इसको तोड़ नहीं पाए, बाद में जो आक्रमणकार है वो भी तोड़ नहीं पाए संपूर्ण रूप से, वो अब टूटने के कगार पे है। तो वो ये कहे कि इस टाइप का परोसना वो देश विरोधी प्रवृत्ति है, वो रेप को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति है। अगर कन्विक्ट होता है एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, फोटोग्राफर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको 10 से 20 साल की सजा होगी। अमेरिका के अंदर जो ड्रग पेडलिंग है, ड्रग स्मगलिंग, उसमें 50-50 साल की सजा है। हम तो 10 से 20 साल की बात कर रहे हैं। 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। कोई ने पूछा कि ये तो भाई ये प्रोविजन तो आतंकवादियों का है, आतंकवादी को नहीं मिलती 3 साल तक बेल। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी हैं, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आरोपी पे रहेगा। ये हमने सब में कठोर स्टेप सजेस्ट किया है। दूसरा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, जी। जो इसको छूता है, इस पूरे मुद्दे को, उसको सख्त, उसमें खूब कम सजा है, उसको सख्त करने की आवश्यकता। हमने कहा है कि उसको 10 साल की सजा कर दी जाए। उसमें 10 साल की सजा अगर होती है तो तुरंत बेल नहीं मिलेगी। और भी कुछ हमने सजेस्ट किया उसके अंदर कि भाई जो आदमी इस टाइप का परोसता है उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। ऐसा हमने
मॉडल बना है, स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की। स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की है। तो बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें हर एक नागरिक को जुड़ना है। इस लड़ाई के भागरूप गुजरात सरकार, गुजरात जो हमेशा अच्छी चीजों में अग्रसर रहा है, आप देखिए कि आजादी की लड़ाई हो, जी, करप्शन के विरुद्ध लड़ाई हो, संपूर्ण क्रांति वाली जयप्रकाश नारायण जी की, जी, वो सबका नींव गुजरात है। गुजरात इसमें अग्रसर है। श्री नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर देश को दिया उन्होंने, तो गुजरात इसके अंदर एक मुख्य भूमिका निभा सकता है और निभा रहा है। देखिए, हमने एक कार्यक्रम किया जून 2023 में जी, ग्रेटर नोएडा में। वहाँ योगी जी थे, हमारे मुख्य मेहमान सुमित्रा महाजन जी थी। हमने 8 जनों को सिलेक्ट किया जो ये आंधी के सामने, जो गंदगी की आंधी है, उसके सामने संस्कृति को बचाने का प्रयत्न कर रहे हो। और 8 लोगों को हमने 1-1 लाख रुपए दिए। देखिए, हमने जब संकल्प किया उस टाइम पे हमने ये सोचा था कि 25,000 का इनाम दें। हमारे एक दोस्त ने बोला कि जब असुरी ताकतें जो हैं वो अगर 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख का इनाम देती हैं स्टार्स को, हम क्यों ना दें? 1 लाख तो दें कम से कम। तो पैसे थे नहीं हमारे पास, लेकिन भगवान का एक आशीर्वाद था कि वो पैसे खड़े हो गए। कुल हमारा 16 लाख का खर्चा हुआ, मेरे जेब से 1 लाख रुपए गए, बाकी 15 लाख बाहर से आ गए। उसमें कार्यक्रम का भी खर्चा निकल गया और 8 लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए, वो भी आ गया। ये बात मैंने जब हमारे संस्कृति प्रेमी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल से की, मैंने भूपेंद्र भाई पटेल से, जी, उन्होंने कहा, उदय भाई ये तो काम सरकार का है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम गुजरात लेवल पे हम गुजरात संस्कृत योद्धा पुरस्कार देंगे, है ना? आपको इसमें हमारी मदद करनी है, बस हम दोनों मिलकर करेंगे इसको। और गुजरात संस्कृत योद्धा पुरस्कार का आयोजन हुआ, अहमदाबाद में पहले हुआ, फिर सूरत में हुआ। जी, ऐसे लोग जो फाइट कर रहे हैं उनको हमने इसमें एक तरीके से नवाजा। बाद में एक और आइडिया हमने फ्लोट किया। हमने उनसे कहा कि इसमें मेरे एक सहयोगी हैं अभय शाह, मैं मानता हूं कि जो लड़ाई है उसके अंदर एक मुख्य व्यक्ति है, मिला हूँ मैं उनसे, जैन काफी है। अच्छे व्यक्ति हैं। जो सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार दिल्ली में मिला था योगी जी के हाथ, उनमें 8 में से वो भी एक थे। ठीक, उनके विचार इसमें काफी हैं जो हम सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनकी मेहनत बहुत है। वो और तपोवन नाम की जो विद्यापीठ है, जो एक देश के बड़े संत हो गए, चंद्रशेखर विजय जी महाराज, बहुत बड़े संत माने जाते हैं। वो नवसारी में रहते थे, वहाँ पे एक तपोवन विद्यापीठ संस्कृत पीठ उन्होंने इस्टेब्लिश की, और एक की अहमदाबाद में, कर्नावती में। और मैं मानता हूँ 2011 में वो शांत हो गए। अगर वो राष्ट्र संत होते भारत के, तो भारत की ये जो पूरे गंदगी को लेके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे काफी सशक्त तरीके से उससे लड़ रहा होता। इतने बड़े देशभक्त थे वो, और उन्होंने एक पूरी देशभक्तों की आर्मी तैयार की है। मतलब मैं अभेशा का नाम ले रहा हूँ, उसमें हेनिल करके है, हेनिल विसरिया करके एक लड़का है, दूसरा एक उत्तम शाह करके है, ऐसे कई हैं उसके अंदर जो हमारे साथ जुड़े हुए इसके अंदर। तो इसको हमने एक सुझाव दिया उनको गए साल, माननीय मुख्यमंत्री जी को, गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल को, कि देखिए हमको युवाओं के अंदर भी एक माहौल बनाना है। तो हम एक गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा करते हैं, जिसमें हम 5 टॉपिक रखेंगे, 3 टॉपिक इसके इर्द गिर्द होंगे, जो पूरा मुद्दा है। जी, गए साल जनवरी में इसका आयोजन हुआ, 600 कॉलेजों ने भाग लिया, 5,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस बड़ा आनंद हुआ मुझे। जोनल प्रतियोगिता जब वो चल रही थी जोनल लेवल की, तो मैं बड़ौदा गया था उस टाइम पे, लास्ट ईयर मैं जूनागढ़ गया था, गांधीनगर में गया था मैं। अब इस साल फिर से का आयोजन हो रहा है उसका, गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा का। जी, इस बार हम सोच रहे हैं कि कम से कम 15,000 विद्यार्थी इसमें भाग लें। बहुत बड़ा अभियान बहुत- होगा ये, बहुत हम बड़ा। प्रयत्न कर रहे हैं। 15 से 20,000 भी जा सकते हैं, हम कर रहे हैं हम प्रयत्न, 10,000 तो होंगे कम से कम। और इस बार हम छू रहे हैं करीबन 2500 कॉलेजेस को, उसमें से 2,000 भाग लेंगे ऐसा हमें लगता है। और इस बार हमने ये तय किया है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी लेंगे। अभी हमने एक सुझाव दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आप खुद ये जो प्रिंसिपल्स हैं 2,000 कॉलेजेस के, जी, इनसे आप जुड़िए वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, और 10-15 मिनट इनको आप प्रोत्साहित करिए भाग लेने के लिए। तो ये पूरे मॉडल को हम और आगे ले गए। और ये एक कहते हैं ना एक पाया है, और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ेगा। जब बच्चे डायरेक्ट ऐसी चीज़ों में जुड़ते हैं और वहाँ पे उन्हें जानने के लिए मिलेगा, तो उनके आस-पास भी जो बच्चे हैं, जो परिवार है, तो वो मैसेज कहीं न कहीं वहाँ भी देखिए, कन्वे करेंगे। तपोवन के जो बच्चे देखे मैंने, तपोवन वाले, मेरे मन में एक, देखिए ये जो गए साल जो हुई है वक्तृत्व स्पर्धा, उसमें जो बच्चों को देखा तो मेरी थोड़ी सी हौसला मेरा बढ़ा। मुझे लगा कि परिस्थिति इतनी खराब नहीं जितना मैं मान रहा था। एक जागृति है लोगों में। लेकिन इसमें समय बड़ा खतरा क्या है इसके अंदर, कि ये फोन पे आता है। देखिए 10 या 12 साल का लड़का है, ऐसे तो फोन यूज नहीं कर सकता, लेकिन आजकल फोन जो है वो एजुकेशन का माध्यम बन गया है। माँ बाप अपना फोन दे देते हैं, जी, ठीक है। आप उसको कितने भी, उसको आप संस्कृति आधारित शिक्षण दो, कितना भी उसको आप अच्छे विचार दो, लेकिन अगर अकेले में उसके फोन पे ये आता है तो वो देखने ही वाला है। ये समय बड़ा खतरा है। मेरे घर पे अभी एक करीबन 1.5 साल पहले देश के राज परिवार के एक व्यक्ति आए थे, महाराजा साहब और महारानी साहब मिलने आए थे घर पे।
तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये अभियान चला रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कमिश्नर था। तो महारानी साहब ने बड़े एक किस्सा बताया मुझे जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल चलाती हूँ, ये राजस्थान में है ये जगह, बड़ा टाउन है, बड़ा सिटी है। तो मैं स्कूल चलाती हूँ, तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया मुझे कि मेरी बेटी जो है 11 साल की है, उसको मैंने अलग से रूम दे के रखा है पढ़ने के लिए। जब ये बाहर निकलती है सुबह 8 साढ़े 8 बजे, बड़ी थकी हुई होती है। तो जब मैं इसको पूछती हूँ कि बेटा तू बीमार है? ये बोलती कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे बड़ी चिंता हो रही है कोई बीमारी तो नहीं है इसको। माँ थोड़ी सीधी थी, उनको शक पड़ गया महारानी साहब को। उन्होंने कहा एक काम करो, स्कूल में जाती है तो खिड़की के पास जो पर्दे का हिस्सा है उसको खोल दो और रात को देखो 12 बजे के बाद ये क्या करती है। उसी दिन उन्होंने आजमाया, उनका सुझाव था। जी। तो उन्होंने देखा कि उस बेटी ने सभी लाइटें बंद कर दी थी, सिर पे चादर डाली थी और वो फ़ोन पे कुछ देख रही थी। फ़ोन की लाइट उनको दिखी। वो अपने रूम में जाती थी, वापस आती थी, जाती थी, वापस आती थी। 2 बजे वो लाइट बंद हुई। कहते हम 2 सवा 2 घंटा वो देख रही थी। फिर से उन्होंने फ़ोन किया सुबह। महारानी साहब ने कहा मेरा शक सही है, ये कुछ उल्टा-सीधा देख रही है। एक काम करो, इसको रात को अगर आप नॉक करके खुलवाओगे इसको, ये एडमिट नहीं करेगी। इससे अच्छा आप इसको बिठाओ, 11 साल की लड़की है, कि बेटा तू बच्ची है, तेरे से गलती हो सकती है। तू बताओ क्या देखती है? सिर्फ 5 मिनट झुंझुना पड़ा उनको, माँ को। उससे बताया कि मैं रोज़ यही देखती हूँ। आप देखिए कि राजस्थान, या रानी पद्मिनी, रानी कर्मवती, राणा सांगा की विधवा, जब बहादुर शाह ने अटैक किया तो वो उन्होंने जौहर किया था। ऐसे कई जौहर हुए जिस राजस्थान में। जैसलमेर में हुआ जौहर, मेरे ख्याल से जोधपुर में भी हुआ होगा, हर जगह हुआ। मैं इसको कैसे देखता हूँ? देखिए हम जब स्कूल में थे, आपकी तो उम्र कम है। जब हम स्कूल में थे उस टाइम पे हम प्रतिज्ञा लेते थे स्कूल के अंदर हाथ आगे करके कि सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं। आज भी किताबों पे लिखा हुआ आता है, जी। पर प्रतिज्ञा बंद हो गई। सुबह-सुबह होती थी, प्रार्थना के बाद में ये प्रतिज्ञा होती थी। इंडिया इज़ माय कंट्री, ऐसा करके समझे आप? और सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आप में ये संवेदना होनी चाहिए कि आपके भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। पर एक और कदम मैं आगे जाऊँगा और कहूँगा कि देश, और आप इसकी बात छोड़ दीजिए, भाई-बहन की। आपका खुद का प्रपौत्र या पुत्र आपका सुरक्षित नहीं है भई, तो हज़ारों साल की संस्कृति है, कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। अगर ये फ़ोन पे आता रहा बच्चों के, तो कोई भी आज मेरे साथ आके बैठ जाए इस विवाद को लेके, अगर मेरे से जो एग्री नहीं करता है, तो मैं उससे वाद-विवाद करने को तैयार हूँ। 10 साल के लड़के के अगर फ़ोन पे आता है, ये 12 साल के लड़के पे, तो उसको देखना ही है। फ़िल्में कैसी आ रही हैं? अब तो ऐसी इतनी इतनी घिनौनी आ रही है, आप सोच ही नहीं सकते। अभी एक फ़िल्म मैंने देखी, एक बहन अपने भाई को तिलक करती है, राखी बांधती है और उसके साथ में बाद में व्यभिचार करती है। क्या बोलना है आपको? मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। ऐसे फिल्म बनाने वालों को, ऐसे एक्टरों को, ऐसे प्रोड्यूसर को, ऐसे डायरेक्टर को, ये सब जेल में जाने चाहिए। इनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है, इनकी जगह जेल में है। सही बात है। वो जो अपनी सोच को परोसते हैं फ़िल्म के माध्यम से और फिर जो बच्चे या जो यूथ इस चीज़ों को देख रहे हैं उसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि ये तो होता है या हो सकता है। अच्छी फिल्म बिकती है। मजे की बात है कि अच्छी, आज भी ये भजन समय ज्यादा बिकते हैं। सही है। ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा प्ले भी होते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं शुद्ध मनोरंजन का। एक मनोरंजन पे मंथन नाम का एक हम समिट करने का सोच रहे हैं अभी, जिसमें हम सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, समझे ना आप? तो इसमें इसको आगे हम ले जाएंगे, कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इस पे अंकुश हमें लगाना ही होगा, वरना मेरा प्रवपुत्र है, मेरी प्रवपुत्री भी है। मेरी जो प्रार्थना है रोज, साधना के साथ में प्रार्थना करता हूं मैं, उसमें ये कहता ही हूं मैं हनुमान जी से कि आप मेरे प्रवपौत्र और मेरे प्रवपौत्री को सुरक्षित रखना आधुनिक खतरों से। रोज करता हूं मैं। आप देखो, प्यून रेप कर रहा है, ऐसे भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। रेप का एक सर डेटा कहता है कि जो 95% रेप हैं, वो उनके नोन पर्सन ही करते हैं। हाँ। या तो उनके कलीग हो गए, या तो उनके क्लासमेट हो गए, या तो उनके उसमें, और उसमें से 15% जो होते हैं, वो उनके एकदम घर के रिलेटिव करते हैं। हाँ। ये बहुत चौंकाने वाली अच्छा, चीज़ है। इसके अंदर हमने कई लोगों को जोड़ा है, जैसे कि आप भी ये अभियान चलाए तो आपको हमने जोड़ने का प्रयत्न किया जी है, सर, थैंक यू। आपको प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया है। इसके लिए हमने आपको जो संस्कृति योद्धा पुरस्कार का कार्यक्रम हुआ सूरत में, उसमें आपको भी पुरस्कार दिया। इसलिए देखिए आपका ये काम बड़ी अच्छा आप ऐसे लोगों को हमने साथ में लिया है जिनसे हमारे विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते इन सब चीज़ों पे। जैसे कि योगिता भयाना करके एंटी रेप एक्टिविस्ट है, जी। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। मैं मानता हूँ कि देश के नंबर 1 एंटी रेप एक्टिविस्ट है, तो उनको भी हमने साथ में लिया है। जी। वो भी ये उन्होंने एडमिट किया कि ये आपकी बात बिल्कुल 80-90% इससे ही होता है। यहाँ पे प्रतिभाबेन देसाई करके हैं, जिन्होंने कई रेप आरोपियों को सज़ा दिलवाई, और रेप जो प्रभावित बेटियाँ हैं छोटी, उनको रिहैबिलिटेट किया। करीबन 17 लड़की बच्चियों को उन्होंने रिहैबिलिटेट किया हुआ है। तो ऐसे लोगों से हम जुड़ रहे हैं। मैं योगिता भयानी जी का आपको मैं एक बताता हूँ कितनी गंभीर परिस्थिति है। अभी 2 महीने पहले वो मेरे घर पे आई थी। हिमाचल प्रदेश से आई थी सुबह-सुबह और बाद में मेरे घर पे आई मीटिंग के लिए। मैंने कहा हिमाचल आप क्यों गए थे? बोली उदय जी 1 महीने के अंदर ऐसे केस आ गए 5-7 छोटी बच्चियों पे बलात्कार के। उससे मैं मेंटली वो हो गई, एकदम डिस्टर्ब्ड हो गई।
उसमें एक में तो एक बड़े उम्र के आदमी ने छोटी बच्ची पे रेप किया और पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया। उसके आँख में आँसू आ गए, मेरे आँख में भी आँसू आ गए। बोले मैं ट्रॉमा में चली गई। इसके लिए मैं सीधे हिमाचल चली गई एक जगह रहने के लिए। 10-15 दिन मेरा माइंड थोड़ा स्वस्थ हुआ तो वापस आई हूँ। परिस्थिति ये है। इससे ज़्यादा मैं क्या बयान करूँ? नहीं सर, और काफी गंभीर परिस्थिति, और कहते हैं ये या हम तो सबको कभी-कभी इंसिडेंट देख के हमको तो कभी-कभी रात को रोना आता है कि देश का क्या होगा? आप दुनिया भर का प्रगति कर रहे हो आप। आप मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ हमने प्रगति नहीं की है। चाइना के साथ देखिए आप, चाइना बॉर्डर पे जो परिस्थिति कितनी सुधर गई है। गरीबी दूर करने का काम करें तो मैं मानता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी गरीबी दूर करने का समय बड़ा काम किया है देश का। सेल्फ रिलायंस की बात है डिफेंस सेक्टर में, बढ़िया काम है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करप्शन रोकने की बात है, बड़ा बढ़िया काम है। मैं मानता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी के जो डिजिटल रिवॉल्यूशन जो है, काफी ज्यादा। ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट जो होता है और बाकी से जो स्टेप्स लिए उन्होंने, है ना? कई स्टेप्स लिए हैं करप्शन को रोकने के लिए। उससे भारत कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए साल के बचा रहा है, जो बजट का 8 से 11% के आसपास है मेरे ख्याल से अब जो बजट आया उसका। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो इतना बड़ा काम किया हमने, लेकिन सब व्यर्थ हो जाएगा। इस पे भी सर गवर्नमेंट को लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कानून इस पे आना बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए। मैं आशा रख के बैठा हूँ। आप राष्ट्रवादी सरकार हो, आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हो, आरएसएस का आदमी आता है, जी। तो उसकी कसम तो होती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सुदृढ़ बनाने की। जी। तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। कैसे इसको आप कैसे नहीं करोगे? और ये जो लोग हैं, जो लोग इस टाइप का परोस रहे हैं और या परोसना चाहते हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, अंकुशों का, वो तो आपको उनको देशद्रोही के रूप में देखना पड़ेगा। संस्कृति तोड़ने वाले के रूप में देखना पड़ेगा उनको आप। अपन हेल्दी एंटरटेनमेंट की बात करें, अब ये तो नहीं करें कि फ़िल्म बंद कर दो। आज प्रवीण चतुर्वेदी हैं, प्राच्यम वाले, हॉलीवुड में काम करते थे वो, मेरे दोस्त थे। प्राच्यम नाम का एक भारत का पहला, मैं तो कहूँगा सनातनी हिंदू ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है। हॉलीवुड में काम किया उन्होंने करीबन 12-15 साल, फ़िल्म मेकिंग का। वार्नर ब्रदर्स में थे, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में थे, डिज्नी में थे। उनको एक अंतरात्मा की आवाज़ आई, वो मूल रहने वाले वाराणसी के, कि मुझे वापस जाना है। और वो 2012 में आए, कितनी बढ़िया फ़िल्म बनाते हैं, भारत की संस्कृति पे, भारत के इतिहास पे, इतिहास में जो खिलवाड़ा हुआ है हमारे साथ, उस पे। तो चलती है मूवियाँ। बिल्कुल बिकती। आप पन्नीर सेल्वम थी, दोनों चली, एक भी गंदा शॉट नहीं था उसमें। चक दे थी, शाहरुख खान की बात करें अपन, जी। चक दे थी, हालांकि उसकी थीम में थोड़ा सा मुझे विरोध है कि मुस्लिम विक्टिमहुड का उसमें पूरा उसकी थीम थी, लेकिन अच्छी फिल्म थी। आज भी सर साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे फ़िल्म हैं जो हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश पे और बहुत साफ-सुथरी और सादगी से बनाया गया है। लेकिन लोग उस फ़िल्म को बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं। क्योंकि हम कितना भी कोई चीज़ कहते हैं ना, अकेले में हम कैसी भी कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन जब हम परिवार के साथ बैठते हैं, तो हमारी नज़रें झुक जाती है। पिछले साल का ही एक डेटा था, जिसमें ओटीटी देखने वाले व्यूअर्स में 35% व्यूअर्स ने उसको खराब रेटिंग दिया। कि मतलब ये फैमिली फ्रेंडली नहीं है, हम इसे नहीं देख सकते हैं। हम कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी चीज़ें आती है और मतलब स्टोरी कहीं से शुरू होती है, बीच में कई चीज़ें, तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ को अगर देखें तो बहुत पहले से भी ये प्रथा जो है अलग-अलग माध्यम से हमारे अंदर डाला गया है। जब हम पुरानी फ़िल्मों में ही जाते हैं, कई सारे ऐसे जानी दुश्मन, बहुत सारे ऐसे फ़िल्म हैं, जहाँ पे रेप सीन के नाम पे ऐसे सीन्स को दिखाया जाता था कि भाई आप रेप को प्रमोट कर रहे हो या उसे आप कम करने की कोशिश कर रहे हो, और लोग उस सीन को ज़्यादा देखते थे, उस देखिए पर्टिकुलर देखिए क्लिप को ज़्यादा बॉलीवुड देखते जो थे। है इसका मेन सूत्रधार है भारत के अंदर। अभी एक सीन आया था, जेम्स ब्रॉड ने छापा था, उसको ट्विटर पे रिलीज किया था। एक निवस्त्र स्त्री, कोई डांसर है मेरे ख्याल से, निवस्त्र, कुछ पहना नहीं है उसने, वो उस पे पड़ी हुई है बेड के ऊपर। उसके बगल में खड़े हैं ओपी रेलन, राज कपूर, ज्योम प्रकाश और संजय खान। ये चारों वहां खड़े हुए बैठे हैं, वो मतलब बिल्कुल उसके बगल में बैठे हुए, खड़े या बैठे हुए। ये शॉट है करीबन 40 साल पहले का, समझा? तो ये गंदगी तो ये धीरे-धीरे इस तरह है, इसलिए आज हमें ये एहसास देखो, नहीं पहले होता है। आपने अलाउ किया इसको, अब इस ये नौबत आ गई। और ये इतना धीरे-धीरे आया है कि आज हमें पता भी नहीं है कि कितना परिवर्तन आ गया है। मैं बहुत सारे मतलब ऐसे पेरेंट्सों को बोल्ड भी सीन के देखता हूँ। नाम पे इसको प्रमोट किया जाता था, बोल्ड सीन है। जी। डायरेक्टर बोलेगा ये बहुत अच्छे सीन दिया आपने, सेक्स का सीन था लेकिन बड़ा अच्छी तरह आपने दिया। क्या तरीका है ये? और कहते हैं पब्लिक डिमांड है। इसको एक पब्लिक डिमांड का भी नाम दिया जाता है कि ये पब्लिक ना, डिमांड है पब्लिक ऐसे। डिमांड ऐसा नहीं होती भाई। छोटे बच्चे को तो आप दिखाएगा तो देखने ही वाला है, पब्लिक डिमांड थोड़ी है वो कोई। सही बात है। अब युवा को दिखाओ तो देखने ही वाला है वो। ये उम्र वालों को भी दिखाओ, वो भी भाई देखने भाई वाले हैं। देखो, एंटरटेनमेंट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आज जैसे हम देख रहे हैं काफ़ी ऐसे, आपने तो एक पहलू बताया, मैं एक युवा होने के नाते
मैं ऐसे कम से कम 50 जगह देख रहा हूँ, जहाँ से सिमिलर चीज़ अलग-अलग तरीकों से परोसा जा रहा है। हम चाहे सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे ही अभी का जो एक डेटा था ऐसा कि जो अंडर एज बच्चे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा ये रिकॉर्ड हुआ कि वो लोग काफ़ी ऐसे एडल्टसिटी और फेक आईडीज़ बना के ऐसी चीज़ों को काफ़ी सर्च किए हैं। काफ़ी ऐसे जो पॉर्न वर्कर्स हैं, ये आफ्टर कोविड, जब कोविड में लॉकडाउन हुआ, तो ये चीज़ें ऑनलाइन पॉर्न वाली काफ़ी प्रमोट हुई हाँ सही कि उस वो टाइम लोग पे सोशल मीडिया से उस चीज़ को प्रमोट करते हैं और काफ़ी कम उम्र के बच्चे वहाँ पे अपने घर के क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके, पैसे स्वाइप करके वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं और ये चीज़ भी एक बड़े उस पे चला जा रहा है। एक ओनली फैन्स करके ऐप है, जिसमें हर कोई अपना जितने भी पॉर्न स्टार है, सबने अपना नॉर्मल लो जो भी हैं, उन्होंने अपना एक आईडी बना रखा और उसको काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड किया जा रहा है। अभी एक इंसिडेंट आया था बच्चे का कि एक बच्चे ने रेप डिस्कस कर रहे थे क्लास में, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले का था। तो ये एक इंडिकेशन था कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे, एक छोटे मतलब 8वीं क्लास के बच्चे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अपने प्लान करेंगे, कैसे करेंगे। तो एक फ्यूचर इंडिकेशन है कि जहाँ पे आज जो लोग रोल मॉडल पहले हम लोग कोई अच्छे साहित्यकार को, लेखक को, स्वतंत्रता सेनानी को आइडल मानते थे। आज लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आइडल मान रहे हैं जो कि लग्ज़री लाइफ़स्टाइल और क्या कहते हैं बोल्डनेस के नाम पे मतलब नाच-गाना, नग्नता नग्नता दिखा रहे हैं और क्राइम सीन्स दिखा रहे हैं और बच्चे उनको इन्फ्लुएंसर मान रहे हैं, उनको अपना आइडल मान सही रहे हैं बात और उससे प्रमोट होके वही सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है हर डायरेक्शन से परोसा जा रहा है। अभी एक नया नहीं नहीं ये ट्रेंड एक चला है। सांस्कृतिक युद्ध है भारत के सामने जो इससे ताकतें लड़ रही हैं और इसका जो मूल वो है वो हॉलीवुड ये आइडिया कहाँ से फैला कहाँ से ये वहीं से आया है। मूवीज़ भी जो है जो वहीं से आई है, लेकिन ठीक है, कोई पॉज़िटिविटी आ रही है कि हम किसी मेमोरी को अगर दिखा पा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। पहले हम लोग का जो ज़रिया होता था, जैसे आपने बताया कि आप अपने पोता-पोती में उस चीज़ का सृजन कर रहे हैं कि उनका आने वाला भविष्य अच्छा हो। तो हम लोग का भी जब याद है कि जब सीखना होता था, तो अपने ग्रैंडफ़ादर, दादा-दादी, नाना-नानी हमें वो जो सिखाते थे, वो सीखते थे। लेकिन आज के बच्चों का सीखने का ज़रिया हो गया मोबाइल। और मोबाइल में उन्हें जो चीज़ दिखती है, अगर उन्हें डांस दिखता है तो डांस सीखते हैं। मैं अच्छे-अच्छे एनुअल फंक्शंस में जाता हूँ, स्कूल में जो बच्चों के स्टेप्स हैं, जो उनको डांस सिखाए जाते हैं, वो देख के मुझे लगता है कि ये उम्र इस स्टेप और इस तरह से शो करने के लिए ठीक है। कई बार सवाल आता है, नहीं नहीं हर जगह लेकिन चल वहाँ रहा है ये पेरेंट्स देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। हर जगह चलता है कई फैमिली जो एकदम कट्टर थे, जिनके विचार ऐसे थे कि नहीं ये गलत है, ऐसे लड़कियों को इस तरह से नहीं रहना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन वही चीज़ जब मैं आज उनके 10 साल बाद उनके घर पे देख रहा हूँ कि वो कैसे-कैसे स्लोली-स्लोली उनके अंदर आ गया है और वो उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा नहीं रहे। नहीं इसके लिए कि वो तो देखिए एक ही चीज आपको परोसी जाएगी तो आपका जो दिमाग है वो प्रभावित होने वाला है एक ही चीज आपको परोसी जाएगी आपको ये लगेगा कि ये तो नॉर्मल हो चुका है समझो आप और ऐसी संख्या ज़्यादा बढ़ गई इसलिए जो हम अच्छे हमारे माँ बाप बच्चे के साथ जब पिक्चर देखने जाते थे कभी कभी और कभी ऐसा सीन आता था तो हम टॉकीज के बाहर आ जाते थे तो नहीं हो पाता चने था, खाने के लिए फेस ही नहीं हो पाता था। लेकिन आज बहुत आराम से देखा जाता है और गाने में आज देख रहे हैं कि गानों में जो गालियों का यूज़ फ्रीक्वेंटली, मूवीज़ में गालियों का ये मतलब पिक्चर को हिट बना अच्छा माना जा रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे लोग गाली-गलौज कर रहे हैं, माँ-बहनों को बीच में ला रहे हैं, उनके ऊपर और इस पे लोग अच्छे-अच्छे लोग बैठ के उस पे हँस रहे हैं। जिसमें बड़े-बड़े कॉमेडीकार हैं, जो शोज़ चला रहे हैं और मिलियंस में, करोड़ों में उसके व्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें एक डायरेक्शन से नहीं मल्टीपल डायरेक्शन से हमारे ऊपर हमला हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए भी मल्टीपल लोगों की ज़रूरत होगी, जो इस चीज़ को सही मायने में आप रोके। देखिए ना एक वो कौन सा था एक शो फिर बाद में बैन हो गया जिसमें कौन से जौहर यश जो डायरेक्टर है क्या नाम यश जौहर करण जौहर। करण जौहर हाँ, हाँ करण जौहर रणवीर सिंह और बोनी कपूर के लड़के का नाम क्या है अर्जुन कपूर अर्जुन कपूर। ये तीनों ये जो जोक जोक कर रहे थे उसमें करण जौहर की माँ भी सामने बैठी थी इतनी गंदी आप सोच नहीं सकते काम क्रीड़ा को लेके हाँ, हाँ। ऐसे काफ़ी शोज़ में ऐसी फिर चीज़ें बाद में होती बंद हो गया वो एक शो स्टार्ट किया था इन्होंने हुँ, हुँ। सोनाक्षी सिन्हा भी बैठी थी उसमें बाकी लोग भी बैठे हाँ, थे हाँ, वो एक बीच में वो काफ़ी चला था। हाँ और इतनी गंदा आप सोचो उसकी माँ सामने बैठी हुई है बाद में फिर वो को प्रोटेस्ट हुआ तो बंद हो गया आप बताते और अभी तो कुछ चीज़ें मतलब ऐसे स्लोली हमारे अंदर डाला गया है ना, कि हमें वो गलत भी नहीं लगता है कि बहुत लोगों से अगर आप इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि नहीं ये चीज़ तो गलत है। नहीं नहीं हॉलीवुड के डांस तो बॉलीवुड के डांस तो एक मामूली बात हो गई है आजकल बहुत मामले हैं। पहले जो हमारे कथक थे, ये थे, वो डांस से तो कहीं दिखाई नहीं जाते, वो तो कहीं है ही नहीं। चाहे गाने के ही जो पहले बोल थे, अब के बोल हैं, गानों में गाली का यूज़ करना, चाहे ऐसे अश्लील शब्दों का यूज़ करना और उसको लोग बहुत फ़नी वे में लेते हैं, बहुत हँसी वे में लेते हैं।
ड्रेसिंग सेंस जो था, जो ड्रेसिंग सेंस को हम कहेंगे कि चलो एक मॉडल तक हम देख रहे थे, आज हम छोटे छोटे बच्चों में भी देख रहे हैं। नहीं नहीं, छोटे देखिए ना आप, बच्चे गंगूबाई काठियावाड़ी जो है हम्म, फिल्म को, सरकार ने इसको अवार्ड दे दिया जी, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। और बाद में गंगूबेन काठियावाड़ी के रूप में सब बच्चियों को स्टेज पे लाया जा रहा है, और गंगूबेन काठियावाड़ी साड़ी निकली है। हम्म, मतलब जो कल्चर है पूरा प्रोस्टिट्यूशन का, लेजिटिमाइज कर रहे हो उसको आप। हमें कहते हैं ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसमें दुख है, दर्द है, उसको आप प्रमोट कर रहे हो कल्चर की तरह कि नहीं ये बहुत। तो हर चीज को मजाक में, मैंने कहा ना कि जैसे एक हमने ऐड देखा था, लेयर शॉट का ऐड आया था परफ्यूम का। तो उस ऐड में कहते हैं कि चलो एक एक शॉट हो जाए, पहले एक महिला को करते हो, महिला घबरा के पीछे जाती है, फिर बाद में वो परफ्यूम बताते हैं कि हम परफ्यूम। तो इनडायरेक्ट मीनिंग में ऐसे हाँ, कितने सारे ऐड हैं, कितने सारे गाने इसके लिए हैं मैंने ऑडियो जो फिल्म जिसमें की बात की है ना, उसमें एड वाले भी आ गए। एड वाले कम नहीं है। जब मोदी सरकार आई उसके बाद में थोड़ा अंकुश आया था, इस टाइप की गंदी एड काफी कम हो गई। लेकिन ये 2018 में जो ओटीटी आया और बाद में 2020 के बाद में जो कोविड के बाद में जो पूरा एक फुट निकला, एक पूरा गंदगी का पूरा एक वो, उससे परिस्थिति बहुत। बीच में काफी रेस्ट्रिक्शन हुए हैं। हमने जैसे पहले के जो 90s के टाइम पे भी 1970 के टाइम पे एक दौर आया था जब काफी ऐसी मूवी थी जो इसमें अपने ये शक्ति कपूर हो गए, इन सब ने कम से कम 200 से 250 ऐसी पिक्चरों में ऐसे सीन्स दिए हैं जहां पे ऐसे मतलब ठीक है आप किसी भी मीडियम से दिखा रहे हो, रेप होते दिखा रहे हो या कुछ ऐसा सीन दिखा रहे हो, लेकिन वो है गलत ही। बच्चे जो है उसको उस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि ये रेप हो रहा है, बुरा हो रहा है। आप अगर सर्च में जाके देखो, शक्ति कपूर ने एक करे ऐसा करके यूट्यूब पे आप सर्च करो, उस पे व्यू देखो करोड़ों। ओह, क्योंकि लोग उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। वो उस चीज को सर्च करके ऐसी ऐसी जो चीजें हैं कि 2-3 ऐसे टैग हैं कि हाँ सेक्स वर्ड लिखो, कुछ ऐसा लिखो या बोल्ड सीन लिखो, कोई हीरोइन का नाम लिखो कि ये दीक्षित का बोल्ड सीन, तो देखो उस पे धड़ल्ले से व्यूज, भले वो 1 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड का क्लिप सही होगा। बात। तो लोग उस चीज को अलग वे में देख रहे हैं, हम दिखा तो रहे। तो वो एक बोल्ड सीन को कवर करने का उस टाइम पे ट्रेंड चला था कि हर मूवी में रेप सीन डाल ही रहे हैं हाँ, सही बात है। कि रेप हो रहा है, रेप ये हो रहा है। इसमें क्या हुआ कि देखिए, जो हमारा जो फ़िल्म क्षेत्र है, एक लिबरल लेफ्टिस्ट के प्रभाव में रहा पहले से। आप समझे? जी। उसकी भी असर है इसमें। और कहीं ना शुरुआत वहीं से हुई है ये हाँ, जो। तो ये धीरे-धीरे अलाउ, ये पॉइज़न, स्लो पॉइज़न के रूप में डाला गया, समझे आप? और लोग कैसे कन्वर्ट हो गए कि मतलब आज संकोच होता है। एक मैं पेरेंट्स को इतना मजबूर कभी नहीं देखा। कुछ दिन पहले के नहीं, एक पेरेंट्स तो मजबूर है बेचारे। पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, वो कानून से बंधे। वो कह रहे हैं हमें पता है कि हमारी बच्ची गलत है, हमारा बच्चा नहीं, गलत पर है, बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। हम नहीं कर बच्चे कानून इसमें का इसमें एक और मैं एंगल डालना चाहूँगा। जी। इसमें मीडिया का भी रोल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इससे जो पैसा निकलता है, ये अश्लीलता बेस्ड पूरा जो मटेरियल है, वो कहीं न कहीं वो मीडिया को भी जाता है। तो मीडिया भी जो रोल प्ले करना चाहिए, प्ले नहीं कर पा रहा। इसमें मीडिया का अहम रोल है। मीडिया अभी टीआरपी बेस्ड हो गए। मैं कुछ पोस्ट देखता हूँ अच्छे हाँ, अच्छे बड़े बड़े न्यूज मैं के। ऐसा मानना है कि देखो, मीडिया वाले भी समझें कि उनके बच्चे भी नहीं बचने वाले। इसमें कोई नहीं बचेगा, ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, मैं दोहराऊँगा, ना राजपूत बचेगा, ना दलित बचेगा, ना ब्राह्मण बचेगा, ना गरीब बचेगा, ना पैसे वाला बचेगा, कोई बचने वाला नहीं है इसमें। पूरा एक मनुष्य जाति पर है, तो पूरा एक भारतवर्ष में हर बिल्कुल, किसी ये तो पर। ग्लोबल मूवमेंट बनना चाहिए। कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, 16 साल की उम्र से नीचे के बच्चे, उनके लिए एक प्रयास किया है अभी सोशल मीडिया बैन करने का। समझे आप? एक बहुत बड़ी वेबसाइट है पॉर्नहब, उसके ऊपर भी जो है एक कैटेगरी बहुत ज्यादा सर्च होने लगा हुँ, जिसमें था ये चिल्ड्रन के ऊपर से, हुँ, कम उम्र में। हुँ, और उसको लोग काफी देख रहे हैं, उसने उसका कैटेगरी बनाया। हुँ, तो वहां के गवर्नमेंट की उस पर नजर गई, और जो मास्टर कार्ड और वीजा जो कंपनी है उसने अपना एक्सेस उस वेबसाइट को बंद कर दिया हुँ, कि हम आपको ये एक्सेस नहीं देंगे, ये हुँ, आप बहुत गलत कर रहे हुँ। हो। तो उस चीज पे उसको भी कंट्रोल करना पड़ा कि भैया पेमेंट ही नहीं आएगा तो फिर वो करेंगे क्यों, सारा चीज तो हाँ, पैसे से ही सबका है। रोल है ना इसमें, वही तो मैं कह रहा हूँ आप। तो उस चीज को रोका गया। तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा भी है, ये सिर्फ भारत नहीं, तक नहीं, ही नहीं। ग्लोबली चल रहा है ये मामला अभी। ऋषि सुनाक जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बात की थी, जी। ग्रेट ब्रिटेन वाले। उन्होंने भी कहा था कि 16 साल के नीचे बच्चों के लिए बैन होना चाहिए। एक ये चलता है कि अडल्ट की कौन देखे या ना देखे। मैं बोलता हूँ कि संपूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। क्या एक समय नहीं था, आज से 50 साल पहले के, जब पोर्नोग्राफी नहीं थी? नहीं थी। और ये हो सकता है, और इसका कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी ऐसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल भी हैं जो ऐसे कंट्री हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो तो चलो एक देखिए, हम असामाजिकता तो तो हर ये जगह है। स्पष्ट, हम तो ये मानते हैं कि भारत ने कई बड़े-बड़े काम किए गए 10 साल के अंदर, प्रतिज्ञाएँ ली। एक और प्रतिज्ञा लें कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। समझो, आप पॉर्न देख रहे हो,
कल से बंद हो जाए तो क्या आप क्या बेहोश हो जाओगे, हॉस्पिटल में चले जाओगे? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ चीज़ों को वो आदत आपके 2-4 दिन में आप लाइन पे आ जाओगे बिल्कुल एकदम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर, जैसे काफ़ी, चाहे नशे को लेके हो या व्यसन को है, वो नेसेसिटी नहीं है। वो करने वाले को भी मालूम होता है कि इसके दुष्परिणाम है, इसका हाँ, बुरा बि प्रभाव बि है, बिल्कुल। लेकिन वो उसमें एडिक्टेड होता है। एडिक्टेड। तो उसका अगर उसको फ्लो नहीं मिले, हुँ। वो चीज़ उसको डिलीवर नहीं हाँ, हो, तो सुधरने तो के वो सुधर पूरे चांस है उसके। पूरा सुधर जाएगा। हाँ। तो इसमें कहीं न कहीं और डी एडिक्शन है ये। इट इज़ इन वन सेंस अ डी एडिक्शन कैंपेन। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, कहते हैं कभी भी जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, हमेशा उसके लिबरल होने से, उसके चाहने से कोई भी चीज़ें रुक भी सकती है, कोई भी चीज़ें बढ़ भी सकती है। बिल्कुल। और इसके कंट्रोल के ऊपर, इसके ऊपर रूल रेगुलेशन, क्योंकि आज भी, चलो ये तो आपने कुछ ऐसे जो पॉपुलर लोगों हैं, उनकी बातें की, चाहे ऑल्ट बालाजी हो, उल्लू हो, ये सब बहुत पॉपुलर वाले हैं। बाकी ऐसे नॉर्मल अरे वाले बहुत तो खराब-खराब आते हैं। हज़ारों हैं और लाखों हैं, और हुँ। पता नहीं क्या-क्या दिखाते हैं। जी, वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल। इस तरह की भी स्टोरी क्रिएट हो सकती एक है। होइचो करके वो भी इतना गंदा आता है उसके अंदर। तो ये बेन भाई का उसमें था मेरे ख्याल से। काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। वो कुंद्रा का आया था, शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड, हाँ, वो सीक्रेटली ये चला रहा था, है ना? तो वो अरेस्ट हुआ था उसमें, और बहुत हुँ। बड़ा उसका वो, तो ऐसे जितने भी फ़िल्म स्टार हैं, जो अच्छे-अच्छे हैं, बाहर आके अच्छी बातें करते हैं, वो सब कहीं न कहीं शेयर और पार्टनर में ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और लड़कियों का, मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुंबई में ही मतलब मिला था मैं ऐसे, कुछ एक इवेंट के थ्रू में। तो मैंने बात कर रहा था, वो जो होते हैं ना, उनको ट्रेंड करते हैं जो मॉडल वगैरह को, तो मैंने पूछा ये कैसे वर्क करता है? इतने सारे लोग आते हैं और ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? सबको तो एक्टिंग मिलती नहीं है, तो सब कैसे चलते हैं? तो बोले देखो, जब लड़कियाँ या लड़के यहाँ पे काम के लिए आते हैं, काम की तलाश में, तो उनको एक सर्वाइवल सबसे बड़ा इश्यू हो जाता है मुंबई के अंदर, कि हमारा रेंट, हमारा खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? सही बात। और उस लाइफ़स्टाइल को हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो उनके पास उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। और वो ये छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म से होते हैं। मैक्सिमम लोग जो ये आप बता रहे हो, उल्लू, ऑल्ट, यहाँ पे ऑडिशन के लिए लाइन लगे रहते हैं। उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं कि हाँ, आपको इतना दिखाना है, इतना करना है, ये एक्सपोज़ करना है। कहते हैं ना, आज एक्टिंग को एक बोल्ड दिखाना, एक उसका मतलब मेन पार्ट में रख दिया गया है कि यही एक्टिंग है। ये नहीं करोगे तो आपका मतलब ये अभिनेत्री आप बन ही नहीं सकते। तो सही बात है। ये सीन, क्योंकि आज हम गाने के ही देखें या बहुत सारे सॉन्ग में देखो, जो अच्छे-अच्छे एक्ट्रेस हैं, जो बहुत अच्छे-अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन वो चीज़ कंपल्सन है। अब उसको डायरेक्टर कंपल्सरी करते हैं, या उनके खुद की होती है, या पब्लिक हाँ, तो डिमांड से इसका होती आपको है, नल ही बंद करना पड़ेगा ना। करना ही जब पड़ेगा। लिप्त थे पूरा के पूरा प्रोडक्शन सेक्टर, तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, नकेली कसनी पड़ेगी ना ऊपर से। इसका बहुत दुष्परिणाम होता है, और काफ़ी जो हमारे सोशल मीडिया में, ये तो चलो आपने एक एंगल पकड़ा है, काफ़ी जो ऐसे एंगल्स हैं जिसमें गेमिंग भी आ रहा है, गेमिंग हाँ, का काफ़ी बड़ा रोल है, जिससे बच्चे जा रहे हैं, काफ़ी ऐसे चैलेंज, हार्ड चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बच्चे उसमें जुड़े रहते हैं और देखते हैं कि हाँ, ऐसा आपको करना है, डेयर्स दिए जाते हैं, और वो सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं कि पेरेंट्स जो है ज़्यादातर 90s और उस टाइम के हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत नई है, कि ऐसा भी कुछ चल रहा है, एक बिहाइंड द सीन, जिसके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे आपने एक घटना शेयर किया, मोबाइल में देखना, तो ऐसे काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, स्नैपचैट ग्रुप बने हुए हैं, जिसपे ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, और उसमें छोटे बच्चे से लेके यंग एज तक सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे यही सब चीज़ें अच्छा, उनको जो शेयर की। अंकुश लगाने की बात की उसमें एक कुछ चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जी, कि वो इट अप्लाई टू प्रोड्यूसर्स एज़ वेल एज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स। लॉ ऑफ एथिक्स कोड है जी। या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है। इसमें बनाने वाले और परोसने वाले दोनों पे लागू होगा ये। होना ही चाहिए, और सबसे पहले जो हमारे यहाँ इंटरनेट सर्विसेज का जो रेगुलेशन है, हाँ, उस पे भी एक कुछ ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। कि उसके एक्सेस जो है सो बच्चों को लिमिटेड मिले, या वो कर ही नहीं पाए। उसका कुछ वेरिफिकेशन मेथड हो, या कुछ भी हो, या फेस वेरिफिकेशन करो या थंब वेरिफिकेशन करो, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो कम उम्र के बच्चे उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाए। और जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज, इस चीज़, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ का आंसर है, हमने इतनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी मैं की हेल्प तो से की है। संपूर्ण रूप से नल बंद करने के का हिमायती हूँ। लेकिन मैं देख सकता हूँ ये एक इतना बड़ा मुद्दा है और हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी इसमें जो लोग, काफ़ी लोग हैं यार मेरी जो बात आ सुनिए, सकते अगर सऊदी अरेबिया और ये लोग अगर हमारा जो आ रहा है उसका 20% ही मतलब 80% कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें 20% ही, मैं जब बात करता हूँ कि भई भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बने, तो हमें 20% ही बंद करना है। 80% तो वो दिखा चुके हैं हम बंद कर सकते हैं सर। बिल्कुल। दूसरा सर, मेरा एक मुख्य सवाल है कि जैसे ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें एक बहुत बड़ा हमारे देश में वाद-विवाद का प्रश्न रहता है, जिसमें फ़ेमिनिज़्म को लेके बहुत सारी चीज़ें उठाई जाती हैं
कि कपड़े पहनने की स्वतंत्रता। आजकल हम देख रहे हैं कि कपड़ों के फैशन में काफ़ी ट्रेंड आ गया है कि अलग-अलग तरह के कपड़े, शॉर्ट कपड़े, क्लीवेज दिखाना या आधा दिखाना या बिल्कुल शॉर्ट पहनना, और उस पे अगर कोई भी पर्सन अगर उस तरह की बातें करता है, भले वो सही वे में भी करे कि नहीं ये गलत है, तो उसे बहुत क्रिटिसाइज़ हाँ, किया अभी जाता मुझे है। एक अनुभव हुआ। एक जी, फंक्शन में मैं गया था, वहाँ पे मुझे इस मुद्दे पे बोलना था। तो मैंने कहा कि मैं डिग्निफाइड ड्रेसिंग की भी बात करूँगा, गरिमापूर्ण परिधान। तो मुझे कहा गया आयोजक के द्वारा कि नहीं, ये बात नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे सब विरुद्ध हो जाएँगे। मैं कहा मेरी सही बात है, मैं क्यों विरुद्ध हो जाऊँ? मेरी बात अगर सही है, अभी आपने कुछ महीने पहले उसके अंदर अपना दिल्ली मेट्रो में वो लड़की बिल्कुल इतना सा ही पहन के और जी, करके उसने फ़ोटो अपना रखा था, तो हमको ये परिस्थिति करनी है। हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए। बिल्कुल। गरिमापूर्ण परिधान, डिग्निफाइड ड्रेसिंग, इसकी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, और जो इस टॉपिक पे कोई बात भी करते हैं तो कहीं न कहीं उसे दबा दिया जाता है कि भाई आपकी सोच छोटी है, आप अपने नज़रों में सुधार करो, ये आपके मन से वो है। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है, और जो काफ़ी लोगों का मैं देखता हूँ, इसमें 2 पक्ष हमेशा मिलते हैं कि एक पक्ष होता है जिसमें कहता है कि नहीं, कि पहनना गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से हर किसी को अधिकार है पहनने का, आप अपनी सोच में कंट्रोल करो। एक पक्ष होता है कि देखो, जब चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो आदमी उकसता है, हर किसी का बिल्ड पावर, कहते हैं वो महात्मा बुद्ध जैसा नहीं हो सकता है। हर इंसान कहीं न कहीं कमज़ोर है और वो उन सब चीज़ों से कहते हैं उसके मन में कुरीतियाँ आती हैं। विश्वामित्रा ने अपना तप तोड़ दिया 2 बार, 3 सही कितनी बात बार है। तोड़ा? 2 बार मैंने कहा कि बहका में। विश्वामित्र ने 2 बार अपना तप तोड़ दिया था। इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? बिल्कुल, और तो वो चीज़ का प्रभाव होता है, अगर हम हर कोई जो भी बोलता है अगर वो अपने ऊपर ही अनुभव करके देखे, तो अगर हम किसी स्त्री को उस अवस्था में देखते हैं, वैसे देखते हैं या फिर पूरे ड्रेस में देखते हैं, तो विचार में 40% 30% का फ़र्क रहता ही है। भले कोई बोले बिल्कुल। या नहीं बोले या अंदर रखे, देखिए, लेकिन ऐसा फ़र्क है आता है। कि हमारे यहाँ पर स्त्री पे गलत नज़र से देखना वही पाप था, जी। हमारी संस्कृति में। वो स्पिरिट को हमको उजागर करना है। और दूसरा एक अभी कहते हैं कंपैरिज़न का माहौल होता है। आज मैं भी अपने जूनियर्स जो बच्चे होते हैं उनसे कभी बैठता हूँ, मेरे को बात करना अच्छा लगता है। तो मैं पूछता हूँ कैसा चल रहा है स्कूल में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उनको बड़ा कंपैरिज़न सिखाया जाता है। लाइक अगर आपने कुछ अगर अच्छे ड्रेस नहीं पहने, कुछ ऐसे कपड़े पहने, दूसरों ने कुछ ऐसा पहना, तो उनको एक ग्रुप पूरा ये करता है कि ये तो बहुत बोरिंग है, इसको तो सेंस नहीं है, इसको वो नहीं है, ये तो अलग है, इसको मतलब पूरा उसको जो हमारी संस्कृति को ढो के चल रहा है, उसको ही सबसे ज़्यादा पिछले हाँ, सही संस्कृति का बात, माना सही जाता सही है। बात। उसको कहते हैं ये तो पूरा एकदम गाँव का है, ये गँवार है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये एक दुर्भाग्य की बात हो गई आज कि जो हम बरसों से जो हमारी संस्कृति चली आई है, आज उसी संस्कृति को पालन करने पे हम विचित्र और अलग दिखते हैं। कोई बड़े पार्टी में, कोई बड़े जहाँ पे चल रही है सेलिब्रिटियों की पार्टी है, वहां पे आप देखिए, कोई आप सलवार सूट पहन के चले जाइए कोई लड़की, तो उसको इस नज़र से देखा जाता है कि ये तो बिल्कुल सेंसलेस है, सही बात। इसको फैशन का सेंस नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है। तो आज परिस्थिति ये धीरे-धीरे ऐसी उत्पन्न हो गई है और हम भी इस चीज़ को बहुत नॉर्मल में लेने लग गए कि हाँ, ठीक है, पहन रहे, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं आपने जैसा कहा कि बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। हमें डिग्निफाइड ड्रेसिंग की डिबेट शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें साइलेंट आवाज़ भी बहुत, साइलेंट लोग भी काफ़ी बैठे हुए हैं, जिनको आपने हिम्मत दी। आएँगे। इसमें क्या हो गया, प्रभाव हो गया है मीडिया और बॉलीवुड का, समझे आप? कई लोग ऐसे हैं जो, जिनको अगर हिम्मत देते तो वो बाहर निकलेंगे। तो मैंने इसके लिए वर्ड कॉइन किया है, डिग्निफाइड ड्रेसिंग, गरिमापूर्ण परिधान, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। इस पे भी एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। और ये काफ़ी अच्छा मुहिम है और हम सब आपके साथ हैं, और जो भी युवा है वो बिल्कुल इस चीज़ को भी स्वीकार करेगा, क्योंकि हमारा भारत जो हमें अभी विश्व गुरु बनने के कगार पे और बनना चाहता है, तो उसमें ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हम इस सब अपनी में चीज़ों बड़ा को रोड़ा छोड़ के है, नहीं, बिल्कुल। विश्वगुरु बनने का। देखिए, एक विचार वो मैं देता हूँ, जी, जो हमारे महान संत हो गए, ऐसे तो कई सौ हैं, संतों की भूमि है लेकिन भारत। स्वामी विवेकानंद हो, श्री अरबिंदो हो, मेरे गुरु श्री प्राणमानंद जी हो, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक, बहुत बड़े संत देश के, उनके समकक्ष चंद्रशेखर विजय जी महाराज हो, ये जैन समाज के। इन्होंने भारत के महान देश बनने की परिकल्पना की थी सबने। अगर उसमें रोड़े आ रहे हों, क्या हमारा एज ए पेट्रियोटिक नागरिक, देशभक्ति रूप में हमारी हमारी जवाबदारी नहीं कि हम विघ्नों को दूर करें, उन बाधाओं को दूर करें? दूसरा ये कहना चाहूंगा मैं अंत में कि जैन समाज का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। ये पूरी अभियान में मुझे जैन समाज का बहुत सपोर्ट मिला। मतलब जैन संत जो हैं, जैन समाज के जो सांस्कृतिक काम कार्य करे, हमारे गिरीश भाई शाह हैं, जी, समस्त महाजन के हेड, ये बम्बई के हैं, मूल गुजराती हैं। ये भी बड़े सजग हैं इस मुद्दे को लेके। अभी उन्होंने एक लेटर मुकेश अंबानी जी को लिखा, जब ओटीटी के अंदर रिलायंस जियो ने
ओटीटी वालों को साथ दिया कि भाई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक लेटर लिखा, उस लेटर को मैंने ट्वीट भी किया। जैन समाज में संत भी बहुत बहुत सारे संत थे जो काफी हमारे साथ में हैं। तो दूसरा कि मुझे माननीय श्री मोहन दी भागवत जी को मैं इस बारे में अवगत कराता रहता हूँ। उन्हें बीच में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बीच में मुद्दे को उठाया अपने विजयदशमी के वक्तव्य में, बौद्धिक में उठाया था इसको उन्होंने। देखिए, ये गंदगी रील के माध्यम से भी फैलाई जा रही है। रील्स और शॉर्ट्स जो आते हैं, युवा जो प्रभावित हैं इस टाइप के कल्चर से, वो खुद का भी डालते थे, कभी-कभी बड़ा गंदा डालते हैं। तो हमने माननीय योगी जी को अनुरोध किया है कि वो रील की कॉम्पिटिशन रखें, जी। रील की कॉम्पिटिशन रखें। अच्छी रील कैसी बने? और हज़ारों की संख्या में उसमें युवा भाग लें। ये प्रस्ताव रखा है हमने अभी। उनके साथ अभी वो थोड़े व्यस्त हैं इस महाकुंभ में, लेकिन हमें आशा है कि वहाँ एक एक नया हमने फ्रंट खोला। हमने संस्कृत योद्धा पुरस्कार का एक विचार दिया। फिर हमने जिसको माननीय भूपेंद्र भाई ने बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया। जी। दूसरा हमने स्वीकार क्या किया, उन्होंने खुद नहीं कहा, मैं तो कहूँगा। सांस्कृतिक एक वक्तृत्व स्पर्धा का विचार दिया। अब तीसरा विचार हमने रखा है रील का, रील कॉम्पिटिशन। रील कॉम्पिटिशन भी बहुत ही महत्व की है, क्योंकि काफ़ी कुछ गंदगी रील के माध्यम से भी आ रही है। अच्छी रील कैसे बने, है ना? और दूसरा हमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको हमें ये पूरी लड़ाई में मुख्य भूमिका में लाना पड़ेगा। इनका जो चरित्र है, वो एक सांस्कृतिक सिंचन चरित्र को मजबूत बनाने का काम करता है। तो ये पूरी लड़ाई के अंदर इनको हमें एक मुख्य भूमिका में लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उनसे ही प्रभावित हूँ। मैंने जितनी देर हमने बात की, आपका एक विजन होता है और जैसे आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आते हैं जी, कि जो समस्या है उसका समाधान भी उसी में घुस के। आपने बहुत अच्छी बात की रील का, कि आज एक रील को तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि समय जब बढ़ता है तो समय के साथ में बहुत सारी चीजें, बहुत टेक्नोलॉजी हमारे साथ भी एंटर होती है, तो उसको हटाना ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगा। लेकिन उसमें सुधार करके और अच्छी चीजों को कैसे परोसा जाए, तो ये प्रतियोगिता के माध्यम से काफी युवा आएंगे और जब उन्हें ये चीज पे जब वो काम करेंगे, रील्स बनाने के लिए भले वो 2 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस में ही वो बहुत पॉजिटिविटी सीख के आएँगे जी। कि नहीं, इसका क्या प्रभाव है। तो एक बि बहुत दूर का विज़न है और बहुत अच्छा विज़न है और इसका प्रभाव भी हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है युवा धन भारत के पास है और युवा धन ही संकट में है। हम मानते हैं कि आप हमारे युवाओं को बचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जी, जो युवा हैं उन्हीं को है। बिल्कुल। बुजुर्ग तो है, चलो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली और उनमें कहीं न कहीं वो कंट्रोल, वो शक्ति आ चुकी है। लेकिन जो अभी की जनरेशन है, जिनको आगे लक्ष्य बहुत कुछ करना है और अपने आप को साबित करना है और इस भारत को विश्व गुरु बनाने में जो मुख्य सूत्रधार हैं, वो युवा ही हैं। उन्हीं के ऊपर ये एक सबसे बड़ा सही बात। बाधा है और इससे बचाने के लिए आपने जो ये मुहिम छेड़ी है, ये बहुत ही अच्छा मुहिम है और इससे हमारे पूरे देश को, हमारे सारे युवाओं को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बस इसी तरह आप अपना ऊर्जा बरकरार रखिएगा और हमारे जैसे योद्धाओं का मार्गदर्शन भी करते रहिए, जिस तरह हम इस मुहिम में साथ दे पाएँ। खूब-खूब धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।